हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस एग्रीकल्चर है, मतलब जो जनरल एग्रीकल्चर है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको डाटा याद करना है। तो मैं एक बार मैं आपको ओरली वहां पे सारी चीज़ बता दूंगा, आपको जस्ट उसको लर्न करना है। इसमें कोई ट्रिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आपको लर्न करना है। ये सारी चीज़ें वो है जो हम क्रॉप के साथ भी पढ़ेंगे, जैसे ऑयल परसेंटेज क्रॉप के साथ भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने सबको एक जगह कलेक्ट कर दिया, आप एक साथ याद कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पीएच की बात करेंगे कि डिफरेंट जो अलग अलग क्रॉप है उसके लिए कौन कौन सा पीएच यहाँ पर लगता है, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, जो IMP1 है उसको हमने लिया है। जैसे टी की बात करें, चाय की बात करें, तो चाय कितने पीएच पर बेहतरीन उसका प्रोडक्शन होता है, तो 4 से 6 पीएच पर। ये जस्ट आपको लर्न करना है। अब लर्न करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देख लो, जो है कौन कौन से सिमिलर है उनको एक साथ याद कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि पेडी जो धान है, जो चावल है, उसके लिए जो पीएच जरूरी होता है वो भी 4 से 6 या फिर 5.5 से 6.5 बोल सकते हैं, 5 से 6.5 बोल सकते हैं। तो इन दोनों का लगभग किसके अंदर आ रहा है, 4 से 6 भी हम पढ़ते हैं। राइस का जो पीएच है हम 4 से 6 भी पढ़ते हैं। सोइल पीएच, मृदा पीएच, जिस पर पीएच पेडी का जो धान का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है, वो है 5 से 6.5। मतलब किसके अंदर आ रहा है, 4 से 6 के अंदर ही लगभग है। तो इसको 4 से 6 आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो कौन कौन सी रेंज है जो यहाँ पे आती है, जैसे 5 से 6.5। 5 से 6.5 में देखो आप, बाजरा जो है पर्ल मिलेट है वो भी 5 से 6.5 पीएच पे बेस्ट होता है। कॉटन भी 5 से 6.5 पीएच पर। कॉफी लोबिया जिसको हम बोलते हैं वो भी 5 से 6.5 पीएच पर। ग्राउंडनट मूंगफली ये भी 5 से 6.5 पीएच पर अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन कर सकते हो, पर्ल मिलेट बाजरा हो गया, कॉटन कपास, कॉफी लोबिया, ग्राउंडनट मूंगफली। यहाँ पे आप लिख सकते हो राइस चावल, और लिख सकते हो टी। राइस चावल और टी, ये दोनों भी कहा है 5 से 5.5 पीएच, 5 से 6.5 पीएच या 4 से 6 पीएच पर बेस्ट होती है। तो याद क्या रखना है आपको, टी हो गया आपका, राइस हो गया, पर्ल मिलेट हो गया आपका, कॉफी लोबिया हो गया आपका, और आपका ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, ये कपास हो गया। ये सारे जो है इनको कितने पीएच की जरूरत होती है, लगभग 5 से लेके 6.5, या आप बोल सकते हो 4 से 6 पीएच के अंदर ये आते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कलेक्टिवली। अब यहाँ पे देखोगे सबसे हाईएस्ट किसका, उसका देख लो, 6.5 से 8 जनरली पूछा जाता है। 6.5 से 8 पीएच किसका है, शुगर बीट चुकंदर का। ये कई बार पूछा हुआ है कि सबसे ज़्यादा पीएच, सबसे हाईएस्ट पीएच पर कौन सी क्रॉप होगी यहाँ पे, तो शुगर बीट किस पीएच पर सबसे अच्छा होता है, तो 6.5 से 8 सबसे ज़्यादा, 6.5 से 8। इसको अलग से याद कर लो, 6.5 से 8 शुगर बीट जो चुकंदर है हमारा, ये 6.5 से 8 पीएच पर सबसे बेहतरीन इसकी ग्रोथ होती है या इसका प्रोडक्शन हमें मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ आप देखोगे 5 से 5.5, 5.5 से 7.5 और 6 से 7.5। तो यहाँ पे ये वाला जो है टोबैको, ठीक है, टोबैको आपका हो गया, और ये वाला जो सेक्शन है ये लगभग देखोगे आपका 6 से 7.5 और 5.5 से 7.5। मतलब ये दोनों लगभग आप कह सकते हो 6 से 7.5 पीएच पर बेस्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में भी आपको एग्जैक्ट नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा वेरी करेगा। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो गेहूं, बार्ले, ओट, सोरगम हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, बरसीम और सनफ्लावर, मतलब गेहूं, जौ, जई, ज्वार, मक्का, गन्ना, बरसीम और सूरजमुखी, इनका जो पीएच है, और साथ में टोबैको, मैं ये लिख देता हूँ टोबैको। ठीक है, टोबैको ये जो है इसके लिए कितना पीएच चाहिए, 6 से 7.5 पीएच इनको चाहिए। कौन कौन सी क्रॉप है, अनाज वाली सारी ले लो। अनाज वाली कौन सी, सीरियल क्रॉप, गेहूं, जौ, जई, सोरगम, मेज, ये है। फिर वो भी ग्रेमिनिकुल की है, गन्ना। फिर आपकी बरसीम और सनफ्लावर और टोबैको, ये 6 से 7.5 पीएच पर बेस्ट होती है। अब बचा क्या है, अब बचा ये, इसको भी इसी के साथ ले सकते हो आप। चना वाले भी 5.5 से 7 है, मतलब आप 6 से 7.5 इसको भी ले सकते हो। चिकपी हो गया अपना चना, लेंटिन मसूर हो गया, सोयाबीन, फ्रेंच बीन, और मतलब जितनी भी दाल वाली फसल है वो लगभग कितने पे होती है, 5 से 5.5 से 7 पीएच पर अच्छी होती है, जितनी भी दाल वाली है। ठीक है, देखिए चना, मसूर, सोयाबीन, फ्रेंच बीन 5.5 से 7 पीएच पर। पोटैटो, आलू को अलग से याद कर लो, ये सबसे कम है 5 से 5.5, ये कम वाली रेंज है 5 से 5.5। पोटैटो 5 से 5.5 पीएच पर पोटैटो सबसे अच्छी ग्रोथ करता है, उसका प्रोडक्शन अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे कुछ समझाने लायक चीज़ें नहीं थी, आपको याद करना है। तो जैसा जिस तरीके से आप याद कर सकते हो, जैसा मैंने बताया, थोड़ा बहुत डाटा वेरी कर रहा है तो उसको एक साथ याद कर सकते हो, वहाँ पे ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट मैंने डिटेल से आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब बात आती है कि टेस्ट वेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अलग अलग क्रॉप का टेस्ट वेट, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि टेस्ट वेट जो होता है वो होता क्या है। टेस्ट वेट बोले या परीक्षण भार, ये होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसको समझना पहले।
टेस्ट वेट किया। एक टेस्ट वेट होता है और एक होता है क्या, सीड इंडेक्स, एक होता है सीड इंडेक्स होता है, ठीक है, सीड इंडेक्स होता है। तो ये होता क्या है, ये क्या बताता है, टेस्ट वेट क्या बताता है, ये क्वालिटी बताता है, क्रॉप की क्वालिटी या गुणवत्ता। क्या बताता है, क्रॉप की क्वालिटी और गुणवत्ता बताता है कि आपकी जो क्रॉप है, आपकी जो फसल है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या बताता है टेस्ट वेट या सीड इंडेक्स, गुणवत्ता बताता है, क्वालिटी बताता है कैसे है। जो सबसे बेहतरीन अच्छा जो मान लो अनाज है, जिसे मान लो मैं राइस की बात करूं, ठीक है, राइस का जो टेस्ट वेट कितना दिया है 25 ग्राम, ठीक है, मतलब ये 25 ग्राम राइस का वेट कैसे निकाला है, जो राइस की क्वालिटी जिसकी सबसे बेहतरीन थी उसका ये 25 वेट फिक्स किया गया। अब मान लो आपने यहाँ पे क्या है राइस उगाया, चावल की क्या की आपने खेती की, आपने चावल का प्रोडक्शन लिया और आप क्या किए, चावल को लेके कहाँ गए, मंडी गए, ठीक है, चावल को लेके आप कहाँ गए, मंडी गए। कहाँ पर गए चावल को लेके आप गए मंडी, ठीक। वहाँ पे आपने क्या किया, चावल का नमूना दिखाया, तो उसने क्या किया, चावल के 1000 दाने लिए। कितने लिए, 1000 दाने या 1000 ग्रेन लिए चावल के, ठीक है, और उसको क्या किया, उसका वेट किया और उसने पाया कि अगर इसका वेट कितना आ रहा है 25 ग्राम या 26 ग्राम या 24 ग्राम आ रहा है, मतलब इतना आ रहा है, मान लो 24 आ रहा है, 25 आ रहा है, 26 आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि आपका जो चावल है, चावल जो आप लेके आए हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कितना है 25 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब उसने 1000 दाने को लिया काउंट करके और उसका वेट किया तो 25-26 ग्राम आ रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी बेस्ट है। अगर मान लो उसने 1000 दाने का वेट किया और मान लो 10 ग्राम ही आता या उधर 40 ग्राम आ जाता, तो फिर ये कहा जाता कि इसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, रेट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है, मानक आंकड़ा क्या है, 25 ग्राम होना चाहिए था। अगर वो 25 ग्राम के आसपास है मतलब क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है। अगर 25 ग्राम के आसपास नहीं है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक बात की थी सीड इंडेक्स और टेस्ट वेट। ये जो है स्मॉल ग्रेन के लिए, छोटे अनाज जिनकी साइज छोटी होती है उनके लिए है। सीड इंडेक्स होती है ये मोटे अनाज के लिए जिनकी जो है बोल्ड सीड होते हैं। तो सीड इंडेक्स में 100 ग्रेन का वेट लेते हैं, 100 दानों का वेट लेते हैं, और टेस्ट वेट में क्या लेते हैं, 1000 दानों का वेट लेते हैं। ग्रेन मतलब 1000 दानों का वजन करते हैं, ठीक है। तो 1000 दानों का वजन करते हैं तो उसको परीक्षण भार कहते हैं, टेस्ट वेट कहते हैं। क्यों करते हैं, ताकि क्वालिटी चेक कर सके और स्टैंडर्ड मानक जो है उससे मैच कर सके। अगर आपका वेट जो है 25 ग्राम के सम तक आ रहा है, मतलब आपका जो है चावल जो आप लेके आए हो बेचने के लिए वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। और सीड इंडेक्स क्या है, 100 दानों का वेट करते हैं। 100 दानों का वेट जो होता है वो सीड इंडेक्स होता है। और ये बड़े दाने जो होते हैं, मोटे दाने होते हैं, उनके लिए होता है, और टेस्ट वेट जो होता है वो छोटे दानों के लिए होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्ट वेट क्या होता है और सीड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। क्वालिटी जस्ता करने, अब अलग अलग क्रॉप के लिए डाटा है, इसको आप याद करना है। जैसे चावल का जो टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम होता है। बासमती चावल का थोड़ा सा कम होता है, कितना, 21 ग्राम होता है। गेहूं और बाल्ले की बात करो तो 40 के समथिंग होता है, 40 के समथिंग होता है। कॉटन और पिजन भी 72 होता है इसका टेस्ट वेट, मतलब 1000 दानों का वजन। यहाँ पे ये समझ लेना बात क्या है कि 1000 ग्रेन का जो वजन है उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। 1000 दाने लेंगे और वजन कितना आ रहा है, मान लो ग्राम में दिया है, ये सबके सब ग्राम में है, 25 ग्राम आ रहा है, वो तो ये स्टैंडर्ड मानक है। तो 1000 दानों का वजन टेस्ट वेट होता है। तो गेहूं में कितना होना चाहिए, गेहूं बाले में 40, कॉटन और पिजन पी में 72 होना चाहिए। पी की बात करो तो 100 ग्राम होना चाहिए। सरसों में जो 1000 दाने उनका वजन 3 से 5 ग्राम होना चाहिए। सोरगम में 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। टोबैको में देखो, टोबैको में सबसे कम है और मोस्टली पूछा जाता है। ये IMP भी है, ये वाला IMP है, ये वाला IMP है, आपका राइस IMP है, ठीक है। तो 0.25 से 0.30 ग्राम होता है। लिनसीड और साफ्लावर का 10 ग्राम होता है। अब लूसन पे जाओगे, रिच का जिसको बोलते हैं 2 से 4 ग्राम होता है। अब सूरजमुखी पे जाओगे तो उसका लगभग कितना होता है, 40 से 50 ग्राम होता है। किसका, सनफ्लावर का, सूरजमुखी का। सोयाबीन का कितना होता है, 55 ग्राम होता है। कितना, 1000 दानों का वजन। 1000 दानों की यहाँ पे बात होती है, 1000 दानों के वजन की यहाँ पे बात होती है। सोयाबीन के बाद आ जाओ कॉफी। लोबिया में कितना होता है, 80 ग्राम, 1000 दानों का। मूंगफली में 34 से 36 ग्राम, ठीक है। पर्ल मिलेट बाजरा में 5 से 7 ग्राम होता है। फ्रेंच बीन में 38 से 44, मतलब यहाँ पे आप 40 बोल सकते हो, इसको गेहूं के साथ याद कर सकते हो। और गेहूं सा फेलर्स माइनस, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो गेहूं सा होता है फेलर्स माइनस होता है, उसके अंदर जिसको गिलिंडा भी बोलते हैं, ये क्या है, अपना गेहूं का ऑब्जेक्शनल वेट होता है, ये है ना, मिमिक्री वेट होता है, ये इसमें 2 ग्राम वेट होता है,
ठीक है। तो ये टेस्ट वेट है, मतलब 1000 दानों का वजन, जिसको हम बोलते हैं, क्यों करते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए, गुणवत्ता चेक करने के लिए। तो ये डाटा आपको सारे के सारे यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, आपको याद करना है, ठीक है। आप कुछ क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव दिए हैं अलग अलग क्रॉप के, विभिन्न फसलों के जो गुणात्मक संभावना है वो दी हुई है। जैसे ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, क्रॉप के अंदर भी पढ़ेंगे। ये जितने भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, चाहे टेस्ट वेज मैंने बताया, चाहे मैंने आपको क्या बताया, पीएच बताया, चाहे मैंने आपको जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे आपको फर्स्ट इन एग्रीकल्चर मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हम जब क्रॉप पढ़ेंगे ना, जैसे राइस पढ़ेंगे, राइस का बॉटनिकल नेम क्या है, ये क्या है, ये क्या, वहाँ पे सारी चीज़ रिपीट होगी। बट मैंने यहाँ पे एक जगह रख दी है ताकि आपको इसको अलग से याद कर लो, क्योंकि ये मोस्ट IMP है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसे चावल में मिलिंग परसेंटेज कितना होता है, 60%। हलिंग परसेंटेज कितना होता है, 66%, 2/3 होता है। ये सारी चीज़ें अपन वहाँ भी पढ़ेंगे, आपको याद रखना, ठीक है। ये होता क्या है ये भी बताऊंगा, मिलिंग क्या होता है, हलिंग क्या होता है, हलर होता है जो छिलके को अलग कर देता है, क्या होता है, लेमा और पेलिया। तो हलर एक मशीन होती है जिसकी वजह से हम जो छिलके उसको अलग कर देते हैं, उसको हलिंग कहते हैं। कितना परसेंट, 66%। माइलिंग क्या होता है, जो एल्यूरोन लेयर होती है ऊपर चावल जो है अपना क्या रहता है, ब्राउन कलर का होता है, मतलब क्यों होता है कि उसके ऊपर एल्यूरोन लेयर होती है, एल्यूरोन लेयर को हटाना क्या कहलाता है, माइलिंग कहलाता है। सेलिंग, गेहूं में जो क्या रहता है, उसका जो छिलका है ऊपर भूसा है उसको अलग करना सेलिंग कहलाता है। गेहूं में माइलिंग भी होती है 75%, ठीक है। सेलिंग पी में भी होती है, चिकपीक में कितना, 49%, और ग्राउंडनट में सेलिंग कितनी होती है, 70%, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है, दाने अलग और छिलका अलग, दाने और छिलके अलग करने के बाद जो परसेंटेज रेशियो निकलता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो ये हम क्रॉप के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट ये सब हम क्रॉप के साथ पढ़ेंगे। ग्रेन, प्रोटीन की बात हो रही है, अनाज के अंदर कितना प्रोटीन होता है। जैसे क्रॉप की राइस के अंदर कितना होता है, 6 से 7% होता है, लेकिन जो ब्राउन राइस है उसमें 7.9% होता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको मुंह पे याद होना चाहिए। जैसे राइस, चावल, प्रोटीन मात्रा बहुत कम होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, 70 के समथिंग होता है। प्रोटीन 6 से 7%, या ब्राउन राइस जो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटीन 8% होता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओराइजिन। मक्का के अंदर 10% प्रोटीन होता है, कितना होता है, 10% होता है। और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जीन प्रोटीन पाया जाता है। बाजरा के अंदर 11 से 12, गेहूं में भी 11 से 12, ठीक है। सोरगम में 10 से 12 ले लीजिए, बार्ले में आप ले लीजिए 11.5 या 11 से 12। तो ये जितने भी है, बाजरा, वीट, सोरगम और बार्ले, इसमें लगभग कितना 10 से 12% क्या होता है, प्रोटीन होता है। मेज में 10% और राइस में 6 से 7% होता है, ठीक है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। बार्ले में एल्बुमिनोइड प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है, प्रोटीन आपको मुंह पे याद होना चाहिए। राइस में कितना होता है, 6 से 7, फिर मेज की बात करो 10, गेहूं में 11 से 12, फिर गेहूं के बाद अपना आ जाएगा बाजरा, इसका भी 11 से 12, सोरगम ले लो 10 से 12, और बार्ले ले लीजिए आप, क्या आ जाएगा 11.5%। ये होते हैं प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर, सीरियल के अंदर। ये क्वेश्चन हम सारे पढ़ेंगे जब क्रॉप पढ़ेंगे तब भी, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए याद करना चाहिए। जैसे पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट जो है IMP है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्राम के अंदर कितना होता है, 21.1% होता है। पी में बात करो तो 22.5% होता है। अरहर में 21 से 25% तक होता है। डेलेंटिल में 25% होता है। उर्द में 24% होता है। मूंग में 25% होता है। लोगिया में 23.4% होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होता है, उर्द और मूंग में। क्यों, क्योंकि उर्द में है 24% और मूंग में कितना है, 25%। तो यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25% जो है ऑयल कंटेंट पाया जाता है उर्द या मूंग में, तो 25% मूंग में पाया जाता है, ना कि उर्द में। हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट देखो लेंटिल में हाईएस्ट है और मूंग में हाईएस्ट है। ये दो याद रखना, पूछा जाता है। लेंटिल और मूंग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 25%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तिलहन में प्रोटीन कंटेंट। जो ऑयल वाली क्रॉप है उनमें कितना प्रोटीन पाया जाता है। देखो, सोयाबीन के अंदर 42% प्रोटीन होता है और 20% क्या होता है, ऑयल पाया जाता है, ठीक है। 20% ऑयल पाया जाता है। ग्राउंडनट में 26% प्रोटीन होता है और 45% क्या होता है, ऑयल होता है, ठीक है। तेल की बात कर रहे हैं, ऑयल से, ठीक। शीशम में तेल की बात करें तो कितना 18 से 52, और इसमें लगभग 46 से 52% क्या होता है, ऑयल होता है। तिल में आता है प्रोटीन कितना होता है, 18 से 20 प्रोटीन होता है और 46 से 52%, लगभग 50% तक इसमें ऑयल भी पाया जाता है शीशम में। और इसको क्या कहते हैं, इसको किंग कहते हैं ऑयल का, और इसे कहते हैं क्वीन, रानी कहते हैं ऑयल की, ठीक है। इसको किंग कहते हैं और इसको रानी कहते हैं ऑयल की, याद रखना। कई लोग अब इसको सरसों बताते हैं, सरसों नहीं है। किंग जो है मूंगफली है और रानी जो है वो तिल है, ठीक है। इसको याद रखना। सारी चीज़ें, सारे के सारे फैक्ट मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, पर यहाँ आप एक साथ याद कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ आपको बताई जा रही है।
अलसी के अंदर कितना होता है, 36% प्रोटीन होता है, और साफ्लावर में कितना होता है, 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोलेजन प्रोटीन, ये हमारे मांसपेशियों में पाए जाने वाले प्रोटीन है, मस्कुलर प्रोटीन होते हैं कोलेजन। फेब्रोलिन प्रोटीन होता है, ये सिल्क जो हमारा रेशम कीट होता है, रेशम का जो प्रोटीन होता है, सिल्क प्रोटीन होता है, उसको फेब्रोलिन बोलते हैं। केरोटिन जो हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, केरोटिन प्रोटीन। ग्लाइसिन हमने पढ़ लिया सोयाबीन के अंदर, ग्लूटिन हमने पढ़ लिया वीट के अंदर, ओराइजिन चावल के अंदर, एल्बुमिन बार्ले के अंदर, जीन जो है वो मक्का के अंदर, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो क्या है, ऑयल कंटेंट अलग अलग क्रॉप में कितनी ऑयल पाई जाती है। कोकोनट में सबसे ज़्यादा 60%, एक ऑयल पाम भी है, ठीक है, ऑयल पाम, उसमें लगभग 55% तक ऑयल उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, शीशम, वही मैंने बोला ये उल्टा हो गया, इसको सुधार लेना, 46 से 52% है, ना कि 25, ये 52 है। ठीक है, 46 से 52 लगभग 50%, ग्राउंडनट में 45%, ये डिस्कस किया हमने। अरंडी में लगभग 35 से 58% तक पाया जाता है। रेपसीड मंडल में 35 से 33% ऑयल होता है, सोयाबीन में 20%, सनफ्लावर में कितना 45 से 50%, नाइजर में 35 से 45% तक ऑयल कंटेंट पाया जाता है। ये सारे के सारे फैक्ट अपने डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, इन सबको आपको लर्न करना है। अब कुछ फाउंडर है और कुछ फादर है डिफरेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट के लिए। जैसे कि मैं बात करूँ जीरो टिलेज के लिए, शून्य भू परिष्करण, जैसे जीरो टिलेज की बात करें, ये टर्म्स किसने दिया, तो याद रखना जेथरो टूल ने। कितने दिया, जेथरो टूल ने दिया। ठीक है, जीरो टिलेज। लेकिन इसके फादर कौन है, तो जेबी ट्रिपलेट, याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। तो जेबी ट्रिपलेट इसके फादर है, लेकिन जीरो टिलेज टर्म शब्द किसने दिया, शब्द दिया वो जेथरो टूल साहब ने दिया है ना। इन्हीं को फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं, फादर ऑफ वीटसाइंड भी कहते हैं, जो भी और आएगा। एग्रोनॉमी के पीटर डेक्रसन जी हैं। टिलेज की बात करें तो कौन से, जेथरो टूल टिलेज के फादर है, लेकिन जीरो टिलेज के कौन है, जेबी ट्रिपलेट है। पेडोलॉजी के कौन है, डाकू चेप साहब है, मैं बता देता हूँ। ये गोल्डन रिवोल्यूशन के केएल चड्डा साहब है। फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के जेसी बोसिंगोल्ड है। जेसी बोसिंगोल्ड कौन से, फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के फादर है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये है कितने, जेबी लिविक, 1840 में इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम कॉन्सेप्ट दिया था। सारी चीज़ें, सारे के सारे फैक्ट हम पढ़ेंगे, बस ये क्या है, लर्न करने वाली चीज़ें जिसको आपको लर्न करना है। जैसे सोयल माइक्रोबायोलॉजी के कौन है, विनोडा ग्रस्की। और विनोडा ग्रस्की किसके हैं, विनोडा ग्रस्की जो इसके किसके हैं, अपना जो है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट के भी हैं। ठीक है, विनोडा ग्रस्की किसके हैं, अपने सोयल माइक्रोबायोलॉजी के। सोयल टेस्ट टेक्निक, टी से याद रखना, टी से टी.एच. मॉर्गन, सोयल टेस्टिंग टेक्निक टी.एच. मॉर्गन। मेट्रोलॉजी के एल.ए. रामदास है। और मेट्रोलॉजी की बात करो वर्ल्ड की, तो वो है वालिया साहब। कौन है, वालिया साहब। ये सारे के सारे फैक्चुअल फैक्ट हैं, इनको आपको रटना पड़ेगा। और जैसे इसको हम और कैसे याद करेंगे, इनको जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि इसके फादर कौन है, कौन कहाँ है। सोयल साइंस पढ़ेंगे तो उसके फादर पढ़ेंगे, पेट्रोलॉजी के फादर कौन है, सोयल साइंस के फादर कौन है, वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या है, दोबारा रिवाइज होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सबके सब फैक्ट रटना पड़ते हैं, बार बार हम भूलते हैं, तो जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार अच्छा। इकोलॉजी के राइटर है, इंडियन इकोलॉजी के स्वामी आर मिश्रा है। इकोनॉमिक इकोलॉजी के स्वामीनाथन है, याद रखना। क्या, इकोलॉजी के कौन है, रेटर, इंडियन इकोलॉजी के आर मिश्रा, और इकोनॉमिक इकोलॉजी के एम.एस. स्वामीनाथन है। फॉरेस्ट पैथोलॉजी के रॉबर्ट हायरिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल के निकोलस एपार्टस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के पॉल बर्ग है। हाइब्रिड राइस इंडिया के अंदर E.S. सिद्दीकी है, और वर्ल्ड के अंदर कौन है, यांग पिंग लॉन। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी के नोब है, और PCR टेक्निक के KB मूलिस है। ये कुछ फादर्स हो गए यहाँ पे, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, और इनको हम दोबारा से पढ़ेंगे कब, जब हम क्रॉप को डिस्कस करेंगे, या जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जैसे सीड टेक पढ़ेंगे तो उनके फादर, PCR टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उनके फादर, सब वहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, क्रॉप आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट और हार्वेस्टिंग इंडेक्स कॉन्सेप्ट, ये दोनों किसने दिया, डोनाल्ड ने दिया। ये क्रॉप आइडियोटाइप क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीज़ हम आगे एग्रोनॉमी में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा डिटेल फैक्ट में वहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। या जस्ट आप नाम याद रखिए कि आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट किसने दिया, डोनाल्ड ने। हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी डोनाल्ड ने दिया। हाइब्रिड राइस की बात करो तो ये इग्नोपोट्रिकस ने दिया है, याद रखना। हाइब्रिड राइस जो है यान लिंग पिंग ने दिया है। और यहाँ पे क्या थी, गोल्डन राइस, चीज़ छुटी हुई है, लिख लेना। गोल्डन राइस जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, इग्नोपोट्रिकस ने दिया था गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिड राइस यान लिंग पिंग कौन सा है, वर्ल्ड के, भारत के E. सिद्दीकी है। सुपरवीट S. नागार्जुन। राइजोबियम बिजेरिंग साहब ने दिया। वनलाइजेशन लाइसिन कौन ने,
और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थर्मोपीरियोडिज्म दिया है एफवेंट ने। गोल्डन राइस ये दिया है एक्नोपोट्रिकस, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। गोल्डन राइस किसका कॉन्सेप्ट है? एक्नोपोट्रिकस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है गोल्डन राइस का। फिर ए वैल्यू कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है, फ्रीड एंड डीन ने दिया है। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा सोइल साइंस के अंदर। IWCPO रेशियो परिहार ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ट्रांसप्लांटिंग इन परमलेट गौतम, डॉक्टर गौतम ने दिया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसकी जो है सीड रेट पूछी जाती है। ट्रांसप्लांटिंग परमलेट की सीड रेट कितनी है? 2 kg के समथिंग। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या आता है? नीचे पोरिक ने दिया। कोफिशिएंट इफेक्टिवनेस जिसके अंदर क्या आता है? सिंक और सोर्स आता है। सिंक और सोर्स आता है, इसको भी पढ़ेंगे। सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है, ठीक है। H4 जो है वो CT पटेल ने दिया है, H4 कॉटन की जो कॉन्सेप्ट, क्योंकि वेराइटी ही इन्होंने डेवलप की है। ये जस्ट फैक्चुअल पार्ट है, इनको आपको रटना है, याद करना है, जैसे आप कर सकते हो। फिर जया वेराइटी डॉक्टर शास्त्री डिस्कस किया मैंने। लॉ ऑफ मिनिमम अभी बताया था, JB लिविक ने 1840 में दिया था। ब्लैकमेल ने दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ विल्कॉक्स ने दिया है। लीफ एरिया इंडेक्स वॉटसन ने दिया है। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट RH ब्रे ने दिया है। एग्रोबायोलॉजी विल्कॉक्स ने दिया है। विल्कॉक्स ने याद रखना, विल्कॉक्स ने 2 चीज दी है, इनवर्स इल्ड लॉ और एग्रोबायोलॉजी। ये सब चीजें क्या होती है कॉन्सेप्ट सब मैं बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे क्वेश्चन अभी आपके मन में आ रहा हो कि सर इनवर्स इल्ड नाइट्रोजन लॉ क्या होता है, लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर क्या होता है। तो बच्चों अभी सिर्फ इनके आप नाम याद कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। जब हम एग्रोनॉमी शुरू करेंगे वहाँ पे मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें होती क्या है। जैसे एसेंशियल ऑफ न्यूट्रलिटी, पोषक तत्व की अनिवार्यता आप जानते हैं, तो आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने दी थी 1939 में। इन सब का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि ये चीज होती क्या है। यहाँ जस्ट आपको नाम याद रखना है, ठीक है। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो कौन है? माइकेल है। स्लो रिच नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। CRI की निकोलस। क्रॉपिंग सिस्टम SS बेंस। इंडियन एग्रोनॉमी की बात करें तो NG दस्ता ने। नोबलाइजेशन ऑफ शुगर कैन वेंकटरमन है, ठीक है। इसको शुगर कैन विजार्ड भी कहते हैं, याद रखना। ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड विलियम एस गॉड ने दिया था ये शब्द। BT कॉटन CD माइन है, भारत के अंदर BT कॉटन का जो है वो CD माइन है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। BT कॉटन क्या है, कैसे अप्रूव हुआ, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसके अंदर क्या था, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ये मैंने इसको एक जगह इसलिए कलेक्ट किया ताकि आप आराम से इजीली इसको लर्न कर सके, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे इंडिकेटिंग प्लांट, ठीक है। न्यूट्रिएंट इंडिकेटिंग प्लांट कौन कौन से हैं? जैसे नाइट्रोजन और कैल्शियम है, इनकी अगर डिफिशियंसी हो गई प्लांट में तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी या कैल्शियम की कमी है? तो जो आप क्या लगाओ फील्ड के अंदर, कैबेज और कॉलीफ्लावर के प्लांट भी लगा दो, फूल गोभी और पत्ता गोभी के प्लांट भी लगा दो, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी क्रॉप में जो है नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी हमें दिखाई दे रही। किसकी वजह से? कॉलीफ्लावर और कैबेज प्लांट की वजह से। ये क्या करते हैं? इसकी कमी को शो करते हैं। फिर अगर मान लो फॉस्फोरस की कमी हमें पता करनी है कि हमारी जो फसल है उसमें फास्फोरस की कमी कैसे पता चलेगा? तो रेपसीड और मस्टर्ड आप लगा दो। रेपसीड और मस्टर्ड आप लगा दोगे 2, 4, 8, 10 पौधे, तो उससे ये क्या करेंगे, ये इसकी कमी अगर होगी तो ये शो करेंगे इसकी कमी को। पोटेशियम और मैग्नीशियम की अगर कमी है तो पोटैटो लगाओ, पोटेशियम मैग्नीशियम पोटैटो। सोडियम की कमी है, शुगर बीट। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सोडियम की कमी के लिए इंडिकेटर प्लांट क्या है? शुगर बीट है और टर्निप है। मैग्नीशियम की कमी के लिए शुगर बीट, ओट और पोटैटो तीनों है। बोरान में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शुगर बीट और सनफ्लावर दोनों है। फेरस में आपको शुगर बीट और सनफ्लावर, इसलिए शुगर बीट का ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट इंडिकेटिंग प्लांट है। इसको मैं दोबारा से फिर पढ़ाऊंगा। कब पढ़ेंगे दोबारा से इसको? फिर जब हम वापस से क्या पढ़ेंगे, वहाँ पर सॉइल साइंस के अंदर न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, तब इसको फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको दिया गया है कुछ ऐसी फैमिली है जिनके नए नाम हैं, ठीक है। जैसे कैमिलियसी, टी की फैमिली है, किसकी? चाय की फैमिली है, जिसका नया नाम क्या है? थियेसी। लिबिएटी का लिमिनेसी, ये लिबिएटी जो है तुलसी की फैमिली है, किसकी? तुलसी की फैमिली। ये कौन सी है? लिमिनेसी हो गया। नाइटशेड जो फैमिली है सोलेनेसी की है, मतलब सोलेनेसी का नया नाम क्या हो गया? नाइटशेड हो गया। कंपोजिटी की एस्टेरिटी हो गया। क्रूसीफेरी की ब्रेसिकेसी हो गया। लेग्यूमिनेसी का फेबेसी या पेपलिनियसी हो गया। और ग्रेमिनी का क्या हो गया? पोएसी हो गया। तो ये कुछ फैमिली है जिनके नाम जो है बदले गए, नए नाम इनके आ गए हैं। ये सभी लोग आप जानते होंगे कि इनका क्या नाम बदला गया है, बस ये आपको लर्न करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ यहाँ पे बची है, वो क्या है? मॉइस्चर और हार्वेस्टिंग जो परसेंटेज है कितना होना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप के अंदर। तो जैसे राइस है, राइस के अंदर हार्वेस्टिंग के टाइम पे कितना परसेंटेज होना चाहिए? 23% मॉइस्चर होना चाहिए। और स्टोरेज के टाइम पे 14%, 12 से 14% रेंज ले सकते हो आप। कितना? 12 से 14, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो सीरियल है, ठीक है, और पल्सेस है और ऑयल सीड है, ठीक है, मतलब अनाज वाली हो गई, ये अनाज वाली,
ये दाल वाली और ये तेल वाली। तो इनमें जनरली आप ले सकते हो कितना, 10 से 12% तक, ठीक है, 12 या 12 से 14 तक जा सकते हो। पल्सेस आपकी जाएगी 8 से 10% तक मॉइस्चर होना चाहिए, और इसमें होना चाहिए 6 से 8%। कहाँ पर, स्टोरेज में, भंडारण के समय। ये जस्ट कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, ये सीटेक के अंदर भी बताऊंगा। तो जितनी भी सीरियल आप देख लो, राइस, व्हीट, है ना, अब सोरगम, मेज, बार्ले, पर्ल मिलेट, इनमें आप परसेंटेज देखो 14, 12 है, फिर 12, 12, 12, 10 से 12, ठीक है। ये ऑयल सीट आप याद रखना 8 से 10, ठीक है, और पल्सेज याद रखना 8 से 10, और ऑयल सीट में 8 से कम मतलब वही 6 से 8, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद करना है, क्लियर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना। तो व्हीट जो है, ठीक है, तो जैसे राइस में हार्वेस्टिंग के समय 23% मॉइस्चर होना चाहिए, कटाई के समय और भंडारण के समय 14 होना चाहिए। व्हीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 25 से 30%, कटाई के समय मॉइस्चर होना चाहिए, और 12%। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उससे याद रखना है। सोयाबीन में काटने समय, हार्वेस्टिंग समय 16 से 17% मॉइस्चर होना चाहिए, और भंडारण के समय 13 से 14%, ठीक है। ये थोड़ा सा अपवाद है, आप बोलोगे सर ये ऑयल सीड में आता है तो ऑयल सीड में 6 से 8 होना चाहिए, तो कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उनको आपको याद करना है। जैसे ग्राउंडनट में 30 से 40%, और यहाँ पे 6 से 8, ये ऑयल सीड वाली 6 से 8 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ काम कर रहा है। सोरगम में कितना, 21 से 24, काटते समय 12% कितना होना चाहिए स्टोरेज के समय। मेज में 20 से 25, काटते समय 12, बार्ले में 18 से 20, और हार्वेस्टिंग स्टोरेज के समय 12, पर्ल लेमिनेट में 10 से 12 चाहिए स्टोरेज के समय, पल्सेस में 8 से 10, ठीक है, और 10 से 12 भी हो सकता है, और ऑयल सीड में आप ले लो 6 से 8% चाहिए कब, स्टोरेज के समय। तो ये जितने भी फैक्ट थे सारे के सारे मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे बता दिए हैं। सब लर्न करने वाला पार्ट था, इसको लर्न करना है। ये सारी चीज़ें वो है जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तो फिर हम दोबारा से ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, फिर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर यहाँ मैंने एक साथ इसलिए दे दिया कि आप इनको अभी लर्न कर लो। ये सब बार बार पढ़ने वाली चीज़, जब आप बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। जब हम क्रॉप करेंगे ना तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।